नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस बुक और मैं हूं शंभू जायसवाल। चलिए शुरू करते हैं सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 2, विचार शक्ति। वह आदमी जिसने विचार किया थॉमस ए एडिसन के साथ भागीदारी करने का। सच है कि विचार वस्तुएं हैं और वह भी शक्तिशाली वस्तुएं, खास तौर पर जब उनसे उद्देश्य की स्पष्टता, लगन और उन्हें धन संपदा या अन्य भौतिक चीज़ों में बदलने की अदम्य इच्छा भी जुड़ी हो। लगभग 30 वर्ष पूर्व एडविन सी वांस ने यह सत्य खोजा कि आदमी वाकई विचारों से अमीर हो सकता है। यह सत्य एक बार में ही नहीं, धीरे धीरे उन पर उद्घाटित हुआ था, जब उनके मन में महान एडिसन के व्यापारी सहयोगी बनने की अदम्य इच्छा जागृत हुई थी। वांस ने कि इस अदम्य इच्छा की एक खासियत थी कि वह स्पष्ट थे। वह एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए नहीं। अब इसको ध्यानपूर्वक देखें कि कैसे उन्होंने अपनी इस इच्छा को एक वास्तविकता में बदला। तभी आप उन 13 सिद्धांतों को भी भली प्रकार समझ पाएंगे जिससे वे धनाढ़ बने। सबसे पहले जब उनके मन में यह इच्छा कौंधी, तब वे कतई ऐसी स्थिति में नहीं थे कि इसे कार्यान्वित कर पाते। दो बड़ी समस्याएं उनके सामने थी। न वे एडिसन को जानते थे, न ही उनके पास न्यू जर्सी से ऑरेंज तक पहुंचने का रेल का किराया था। बेशक यह समस्याएं ज़्यादातर आदमियों को अपनी इच्छा पूर्ण करने से हतोत्साहित कर सकती थी, लेकिन श्री वार्न्स की यह इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वह इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि इस यात्रा को उन्होंने मालगाड़ी के जरिए पूरा किया और ऑरेंज मालगाड़ी से पहुँचे। वहाँ जाकर वे श्री एडिसन की प्रयोगशाला में गए और अपना मंतव्य घोषित किया कि वे वहाँ इस महान अन्वेषक के साथ व्यापार करने को आए हैं। वर्षों बाद उनसे इस पहली मुलाकात का हवाला देते हुए श्री एडिसन ने बताया, वह मेरे सामने था, एक साधारण सा फटेहाल आदमी, परंतु उसके चेहरे पर एक अदम्य संकल्प था अपनी बात पूरी करने का। वर्षों तक कई आदमियों के साथ हुए अनुभव ने मुझे बताया कि जब कोई इतनी गहरी इच्छा करता है कि आप पूरा भविष्य ही दांव पे लगा दें, वह ज़रूर सफल होता है। उसका संकल्प देखकर मैंने उसे यह मौका दिया। बाद की घटनाओं से सिद्ध हो गया कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। उस समय एडिसन ने उस युवा वांस से क्या कहा कोई अहमियत नहीं रखता, बनिस्बत उस विचार के जो एडिसन के मन में आया। यह एडिसन का अपना अवलोकन था। यह मौका प्रदान करने के पीछे वांस की वेशभूषा, शक्ल इत्यादि का इतना योगदान नहीं था जितना उसके मन में उठती विचार श्रृंखला का। यदि इस कथन की महत्ता हर पाठक के मन में स्पष्ट न हो सके तो निश्चित ही बाकी इस पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वैसे प्रथम इंटरव्यू के पश्चात ही वांस को एडिसन के साथ भागीदारी नहीं मिली थी। सिर्फ एक मामूली भत्ते पर एडिसन के दफ्तर में काम मिल गया था। काम भी एडिसन के अनुसार कोई ज़्यादा महत्व का नहीं था, परंतु वांस के लिए वह बड़ी महत्ता रखता था, क्योंकि उस काम के जरिए वांस को अपना माल, योग्यता अपने भावी भागीदार को दिखाने का अवसर मिला था। कई महीने गुजर गए, कुछ खास नहीं हुआ, जिससे वांस को लगता कि वह अपने मूल लक्ष्य के निकटतर आ रहे हैं। लेकिन उनके मन में कुछ हो रहा था। मन ही मन उनकी एडिसन के साथ व्यापारी सहयोगी होने की कामना तीव्रतर होती जा रही थी। मनोविश्लेषकों का मानना है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को प्राप्त करने को पूरी तरह तैयार होता है, तभी वह उसके सामने मूर्त रूप में प्रकट हो जाती है। वांस ने सिर्फ व्यापारी सहयोग के लिए तैयार था। उसका संकल्प भी था कि वह तब तक तैयार रहेगा जब तक उसको उसका वांछित लक्ष्य नहीं मिल जाता। उसने कभी खुद से यह नहीं कहा, अरे छोड़ो, मुझे लगता है कि मुझे यह सब छोड़कर कहीं सेल्समैन ही होना पड़ेगा। इसके साथ ही वह यह भी कहता रहा, मैं एडिसन के साथ व्यापारिक सहयोग करने आया था और यही मैं करके रहूँगा, भले इसके लिए मेरी पूरी उम्र लग जाए। वाकई में वह यही चाहता था। यदि आदमी अपने उद्देश्य में पूरी तरह स्पष्ट हो तो उसकी जीवन गाथा ही बदल जाती है। यदि वह अपने उद्देश्य के लिए एक जुनून सा पैदा कर ले, तभी वह प्राप्त हो पाता है। हो सकता है वांस को अपनी मनः स्थिति का उसमें पूरी तरह ज्ञान न हो, मगर उसकी यह लगन, उद्देश्य की स्पष्टता तथा इच्छा की दुर्दमनीयता
ने उन सारे विरोधियों का सफाया कर दिया जो कभी उसके आक्रांत भी करते थे। लेकिन जब अवसर आया तो उस रूप में जिसमें बार्न्स ने आशा न की थी, न उस सबके जैसा जिस उसने सोचा था। कहते हैं कि मौका हमेशा छिपके और दुर्भाग्य का बाना ओढ़ कर ही आता है, मानो हमारी हार का प्रतीक हो, जबकि होता है उसका उल्टा। शायद इसी कारण लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। तब एडिसन ने दफ्तरी काम के लिए एक नई मशीन की इजाद को संपूर्ण किया था, जो उस समय एडिसन डिटेक्टिंग मशीन, अब एडीफोन के रूप में जानी जाती थी। एडिसन के सेल्समैन इस इजाद को लेकर ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। उनका मानना था कि इसे बेचने में बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। बार्न्स ने अपना अवसर इसमें देखा, जो प्रच्छन्न रूप में आया उस मशीन के जरिए जिसके बारे में सिवा उसके अन्वेषक एडिसन और बार्न्स के अलावा अन्य कोई भी आश्वस्त नहीं था। बार्न्स को लगा कि वह एडिसन की यह डिटेक्टिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन से यही कहा और उसे मौका मिला। उसने न सिर्फ वह मशीन बेची, परंतु इतनी सफलता प्राप्त की कि एडिसन ने बार्न्स को सारे देश में उसका विवरण और विपणन करने का अनुबंध कर लिया। तभी यह व्यापारिक नाता बुलंद हुआ था, एडिसन द्वारा बनाई और बार्न्स द्वारा लगाई मशीन। यह उन दोनों के व्यापारिक गठबंधन का सूत्रपात था, जो 30 वर्षों से ज़्यादा अधिक तक कायम रहा। इससे न सिर्फ बार्न्स ने खूब पैसा कमाया, वरन महत्वपूर्ण बात यह सिद्ध हुई कि एक आदमी अपनी सोच से अमीर बन सकता है। बार्न्स की यह इच्छा कितना धन दे गई, यही रकम जानना मुश्किल है, परंतु 20-30 लाख डॉलर से कम क्या कमाई हुई होगी। लेकिन इससे बड़ी बात उसको यह मालूम हुई कि एक स्पष्ट कामना अदम्य इच्छा बनकर मूर्त रूप में प्रकट हो सकती है, यदि सही सिद्धांतों का उपयोग किया जाए। बार्न्स ने सिर्फ एक इच्छा की थी कि महान एडिसन के साथ काम करने की, और करोड़पति हो गया। उसके पास शुरू में क्या था सिवाय अपनी इच्छा की और अनुभूति के और दृढ़ प्रतिज्ञता के, इसको पूरा करके ही मानूंगा। उसके पास शुरू में न धन था लगाने को, न ज़्यादा शिक्षा, न कोई प्रभाव, परंतु उसमें आगे बढ़ने की लगन थी, स्वयं पर विश्वास था और विजयी होने की प्रबल इच्छा शक्ति। इन 3 बड़े हथियारों से वह संसार के सर्वाधिक महान अन्वेषक के साथ जुड़ने वाला नंबर 1 आदमी बन सका। अब हम एक ऐसी स्थिति को देखेंगे और उस व्यक्ति का अध्ययन करेंगे जिसके पास ठोस सबूत थे इच्छाओं के, परंतु सब कुछ गंवा बैठा क्योंकि वह अपने वांछित लक्ष्य से 3 कदम पीछे ही रह गया था। सोने से 3 फीट दूर। असफलता का एक आम कारण होता है एक अस्थायी हार मिलते ही मैदान छोड़कर भागना। यह गलती शायद हर आदमी कभी न कभी तो करता ही है। जब गोल्ड रश, सोने की खोज का ज़माना था, तब अगर R.U. डार्बी पश्चिम की ओर भागे खुदाई करके अमीर बनने को, उनको कतई मालूम नहीं था कि पृथ्वी से कहीं अधिक सोना आदमी के दिमाग से खोद कर निकाला जा सकता है। उन्होंने कुदाले लेकर अपना भाग आजमाना प्रारंभ किया। मेहनत तो बहुत थी, पर उनकी सोने के प्रति पिपासा भी दुर्दमनीय थी। हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें चमकदार धातु की थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त हुई। उन्हें एक मशीन चाहिए थी जो उस धातु मिट्टी की सतह तक जा सके। चुपचाप अपनी खान को छोड़कर वह अपने घर विलियमबर्ग, मैरीलैंड को वापस चले गए तथा अपने रिश्तेदारों को बताया कि खान मिल गई, परंतु उसे खोदने के लिए मशीन चाहिए। उन लोगों ने वांछित मशीन के लिए धन एकत्रित किया तथा उसे वहां भिजवा दिया। तब डर्बी के अंकल उन्हें साथ लेकर खान में वापस काम पर लौटे। फिर उस धातु मिट्टी की पहली खेप पिघलाने के लिए भेजी गई, जहां से रिपोर्ट आई कि वह खान तो कोलोराडो की सबसे समृद्ध खान है। एक आध ऐसे और खान निकल आए तो मशीन का सारा कर्ज चुक जाएगा और फिर खुदाई का मुनाफा होगा। जैसे जैसे ड्रिलिंग मशीन नीचे धंसती जाती और उनके चाचा की उम्मीदें ऊपर उठती जाती, तभी अचानक मिट्टी से सोने का चूरा आना बंद हो गया। उनका स्वप्न टूट गया। यद्यपि उन्होंने बहुत खुदाई की,
पर सोना फिर भी नज़र ही नहीं आया। अंत में उन लोगों ने तय किया कि बहुत हो गया, अब वापस घर चलो। कुछ $100 में मशीन को बेच करके वह ट्रेन में वापस अपने घर चले गए। मशीन को खरीदने वाला एक फालतू इंसान ही लगता था। वैसे फालतू आदमी मूर्ख ही होते हैं, पर यह नहीं था। उसने माइनिंग के इंजीनियर को बुलाकर कुछ गणना कराई। उस इंजीनियर ने बताया कि पिछली योजना इसलिए असफल रही थी क्योंकि इसके पिछले स्वामी को खानों का कोई ज्ञान नहीं था। उसकी गणना से मालूम पड़ा कि यदि डार्बी और उसके चाचा सिर्फ 3 फीट और खुदाई करते तो उन्हें खूब सोना मिलता। उस व्यक्ति को वही सोना प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। उसे उसने लाखों डॉलरों में बेचा। क्योंकि उसने सही विशेषज्ञ से राय ली, मशीन खरीदने के लिए ज़्यादातर धन तो आर.यू. डार्बी ने ही उपलब्ध करा दिया था। तभी जब वह जवान था, बाकी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसे धन दिया था क्योंकि उसको उस पर भरोसा था। परंतु बाद में डार्बी ने भी अपनी शक्ति से कई गुना कमाई की जब उसे ज्ञात हुआ कि कैसे तीव्र इच्छा से सोना प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि वह बोध उसे तब हुआ जब वह जीवन बीमा के धंधे में आया। वैसे धीरे धीरे कर उसने अपना ऋण पूरा चुका दिया था। उसे यह चुभन महसूस हुई कि किस प्रकार उसने एक बड़ा खजाना गंवा दिया जब वह अकूत सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट दूरी पर ही था। लेकिन इस अनुभव से उसने सबक सीख, यह ठीक है कि मैं सोने से 3 फीट पीछे ही रुक गया, पर अब जीवन बीमा में चाहे कोई कितना भी मना करे, मैं उन्हें बीमा बेचकर ही रहूँगा। आज डार्बी उन खास 50 लोगों के समूह में है जो साल भर में कम से कम $10 लाख का बीमा तो बेच ही लेते हैं। अपने भोंदूपन से सीख लेकर अब उसने डटा रखना सीख लिया। हर बड़ी सफलता के पूर्व इस प्रकार के अस्थायी असफलताओं तो आती ही है। जब भी मनुष्य पर हार का भूत हावी होता है तो उसका पहला कदम होता है भागो। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। 500 लोगों से अधिक बेहद सफल व्यक्तियों ने मुझे बताया है कि बड़ी से बड़ी सफलता असफलता के बाद ही मिलती है। असफलता एक छलावा है जिसे सफल लोगों को असफलता का भय दिखाने में मज़ा आता है। लगन के 50 सेंट के सबक। जीवन में मिले कड़े अनुभवों की सीख से डार्बी को एक सही पाठ मिला कि मना करने का मतलब हमेशा नहीं होता। एक दिन दोपहर में वह अपने चाचा को एक पुरानी मिल में गेहूं पीसने में मदद कर रहा था। चाचा का एक बड़ा फार्म था जिसमें कई आध-बटाई वाले लोग रहते थे। तभी चुपचाप द्वार खुला और एक श्यामल वर्ण की लड़की वहाँ आई और चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गई। उनके चाचा ने उस लड़की से रुखाई से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने धीमे से कहा, मेरी माँ ने कहा है कि 50 सेंट उसे दे दे। मैं कुछ नहीं दूंगा, चिल्लाकर बोला, वापस घर जाओ। ठीक है, पर वह लड़की हिल भी नहीं। चाचा अपने काम में मगन हो गया और उसने यह नहीं देखा कि वह लड़की वहाँ से गई नहीं है। अचानक उनकी नज़र पड़ी और चिल्लाकर बोले, तुम गई नहीं? मैं कुछ नहीं दूंगा, अब जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। लड़की ने फिर भी यही कहा, ठीक है, पर वह हिली नहीं। अब चाचा ने उस बोरा को हटाया जिसमें वह अनाज का आटा भर रहे थे और एक डंडा लेकर उस लड़की की तरफ बढ़े। उस इलाके में गोरे लोगों की अवमानना काले लोग नहीं कर सकते थे। डार्बी को लगा कि वह एक हत्या के चश्मदीद गवाह बनने वाले हैं। उन्हें मालूम था कि उसके चाचा बड़े क्रोधी और तुनुक मिजाज हैं, परंतु उनको आता देखकर वह लड़की दृढ़ता से खड़ी हो गई और पूरी जोर से चीखी, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए ही। चाचा अचानक रुका, उस लड़की की आंखों में देखा तथा डंडा एक तरफ रखकर जेब से $0.5 निकालकर उस लड़की को दे दिया। लड़की वह लेकर दरवाजे की तरफ गई, परंतु उसकी आंखें चाचा को देखती ही रही जिन पर अभी अभी उसने विजय प्राप्त की थी। जब वह चली गई तो चाचा 10 मिनट तक खिड़की के बाहर निहारता रहा। वह उस घटना पर विचार कर रहा था। डार्बी भी इसी घटना के बारे में सोच रहा था।
यह एक काली लड़की की एक गौर वर्ण वयस्क व्यक्ति पर विजय का पहला नज़ारा था। उसने सोचा कि वह लड़की ऐसा कैसे कर पाई। चाचा को क्या हुआ कि उन्होंने अपना खूंखारपन छोड़कर एक सीधे मेमने का रूप ले लिया। उस लड़की में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वह उन पर हावी हो सकी। ऐसे ही सवाल डार्बी के मन में उठ रहे थे, जिनका जवाब उन्हें तब मिला जब यह पूरी कथा उन्होंने मुझे सुनाई थी। इत्तेफाक से यह कथा उसी जगह सुनाई गई थी जहाँ यह घटना हुई थी। मैं भी इस घटना के बाद 25 वर्षों तक उस शक्ति की समीक्षा करता रहा था जिसने एक कमज़ोर बेपढ़ी लिखी श्याम वर्णी कन्या को एक संपन्न गौर वर्ण के वयस्क पर विजय दिलाई थी। जब हम एक पुरानी मील के पास खड़े हुए थे तब डार्बी ने पूरी कहानी सुनाई इस असाधारण विजय की और पूछा, आपका क्या ख्याल है? वह कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने मेरे चाचा को इस प्रकार हतप्रभ कर पराजित कर दिया था? इस प्रश्न का उत्तर इसी पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। उत्तर पूरा तथा संपूर्ण है, पूरे विवरण के साथ और निर्देशों से लैस, जिससे कोई भी इसे पूरी तरह समझ सके और उस ताकत का समग्रता से प्रयोग कर सके जो उस बच्ची को अचानक मिल गई थी। अपने दिमाग को पूरी तरह खोल कर रखेंगे तो आपको उस विभिन्न शक्ति का पूरा हवाला मिल जाएगा, जिसकी झलक आगे के अध्याय में भी प्राप्त होगी। इसी पुस्तक में कहीं आपको वह विचार भी मिलेगा जो आपकी समझ को प्रख्यात कर देगा और आपके ही फायदे के लिए वह असीमित शक्ति आपको भी प्रदान करेगा। इसकी जागरूकता इस अध्याय में भी आपके दिमाग में कौन शक्ति है या आने वाले अध्यायों में यह चमक स्पष्ट हो सकती है। यह समय आपको अपने विगत के हार या असफलताओं में ले जाएगी और ऐसा सबक देगी जिसे आप हार की भांति में भुला बैठे थे। जब मैंने मित्र डार्बी को इस शक्ति के बारे में अवगत कराया तो उन्हें भी अपने पिछले 30 वर्षों के जीवन बीमा के सेल्समैन के अनुभव की याद आई और माना कि इस सबक के कारण ही उनको इस क्षेत्र में सफलता मिला जो उन्होंने उस कमज़ोर कन्या से प्राप्त किया था। डार्बी ने कहा, अब भी मेरे संभावित ग्राहक ने मुझे बिना पॉलिसी खरीदे टालने की चेष्टा की, तभी मुझे उस पुरानी मिल के पास खड़ी हुई उस लड़की का चेहरा दिखा, मानो उसकी बड़ी बड़ी आंखें अवज्ञा से भरी हुई, और मैंने स्वयं से कहा, यह सेल तो मुझे करनी ही है। सच कहूँ तो ज़्यादातर मेरी बिक्री जीवन बीमा पॉलिसी की उन्हीं लोगों ने स्वीकार की जिन्होंने पहले साफ न कह दिया था। उसने अपनी गोल्ड माइन में 3 फीट से मिलने वाली हार का भी जिक्र किया, परंतु कहा वह हार तो मानो एक छिपा हुआ वरदान था। उसी ने मुझे बताया कि चाहे कितना भी विरोध हो, डटे रहो। यह वह सबक था जो मुझे किसी भी सफलता के लिए सीखना ही था। यह डार्बी की कथा लाखों पाठकों द्वारा पढ़ी जाएगी, उनके द्वारा भी जो जीवन बीमा का काम करते हैं। यह लेखक बताना चाहता है कि मिस्टर डार्बी कि यह दोनों अनुभव उनके द्वारा हर साल 10 लाख डॉलरों से ज़्यादा की बीमा पॉलिसी बेचने में महती सहायक रहे हैं। जीवन कभी अजनबी है तो कभी बिल्कुल जाना पहचाना। सच कहूँ तो सफलता और असफलता की जड़ें हमारे आम अनुभवों में निहित रहती है। डार्बी के अनुभव साधारण और सीधे साधे होते हुए भी उनकी नियति के निर्धारक भी थे, इसलिए उनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना कि जीवन स्वयं। इन 2 ड्रामाई अनुभवों से उनको इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्होंने इसका गहन विश्लेषण किया था और उनसे ज़रूरी सबक भी सीखा था। लेकिन वह आदमी क्या करे जिसके पास न ऐसा रुझान ही है, न समय कि वह अपनी असफलताओं को विश्लेषित कर सफलता का सूत्र प्राप्त कर सके। वह कैसे सीखे वह कला जिसके द्वारा असफलता को सफलता प्रदान करने वाले अवसर की सीढ़ियाँ बना दे। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। उनका उत्तर उन 13 सिद्धांतों के वर्णन में निहित है। लेकिन याद रहे कि जब आप इसे पढ़ें तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भी कोई विचार, ध्यान या तरकीब कौंधे जिससे आप अपनी ज़िंदगी की विभिन्नता पर विचार करने को बाध्य हो जाएं। सफलता प्राप्ति के लिए मूल विचार तो यही संकल्प है
इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत भी आपके दिमाग में ऐसे ही विचार उठाएंगे जिससे उपयोगी मुक्ति तरकीब या प्लान आपके दिमाग में उभरते रहें। आगे बढ़कर इन सिद्धांतों का विवेचन करने से पूर्व मेरे विचार से आपको हक है एक सुझाव प्राप्त करने का। जब धन संपदा आनी शुरू होती है तो इतनी शीघ्र और इतनी अधिक मात्रा में आती है कि लगे कि यह सब कमजोरी के बरसों में कहाँ छिपी रही थी। यह एक अद्भुत कथन लग सकता है, खास तौर पर उस आम धारणा के संदर्भ में जिसके अनुसार धन संपदा उनके पास ही आती है जो बहुत समय तक और कड़ी मेहनत करते रहते हैं। जब आप सोचो और अमीर बनो प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो आप पाएंगे कि धन संपत्ति की शुरुआत मानसिक स्थिति से ही होती है, जिसमें मेहनत से ज़्यादा आवश्यक है उद्देश्य की स्पष्टता। आप में से शायद हर आदमी जानना चाहेगा कि धन संपदा देने वाली मानसिक स्थिति कैसे प्राप्त की जाए। मुझे 25 वर्षों के गहन शोध और 25,000 लोगों के जीवन विश्लेषण में जूझना पड़ा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि आदमी इतनी धनिक कैसे बन पाता है। सत्य तो यह है कि बिना उस शोध के यह पुस्तक लिखी भी नहीं जाती। उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सत्य का उल्लेख लाजमी है। वह व्यापारी मंदी जो 1929 में प्रारंभ हुई थी अपनी विनाशकारी भूमिका तब तक निभाती रही जब तक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अपना पद नहीं संभाला। उसके बाद तो यह मंदी जैसे गायब ही होने लगी। जिस प्रकार एक बिजली वाला थिएटर में लाइट्स उतनी धीरे धीरे ऊंची करता है कि आप महसूस ही नहीं कर पाते कि प्रकाश ने कब अंधकार निगल लिया, उसी प्रकार तब के समय का भय लोगों के मन से हटता गया और एक विश्वास बनकर उभरा। आप जरा बारीकी से देखें तो पाएंगे कि जैसे ही इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों के दर्शन पर आप महारत हासिल करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और जो काम भी आप करेंगे वह आपके लाभ के लिए एक संपदा बनता जाएगा। ऐसा होना कतई असंभव नहीं है। वस्तुतः मानवता की सबसे बड़ी कमजोरी है आम आदमी की शब्द असंभव से वाकफियत। आदमी को सदैव ज्ञात रहता है कि कौन से नियम कारगर नहीं होंगे। उसे मालूम रहता है कि कौन से काम नहीं हो सकते। यह किताब उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई है जो उन नियमों की तलाश में हैं, जिन्होंने दूसरे को सफल बनाया तथा जो उन नियमों को जानने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तत्पर रहते हैं। कई वर्षों पूर्व मैंने एक उम्दा शब्दकोश खरीदा और पहला काम यह किया कि उससे शब्द असंभव उड़ा दिया। आपके लिए कोई मूर्खता का काम नहीं होगा। सफलता उसको मिलती है जो सफलता के प्रति जागरूक होते हैं, और असफलता उनके हिस्से में जाती है जो असफलता के प्रति ज़्यादा सचेत रहते हैं। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य सभी के मन से असफलता को जागृत चेतना को हराकर सफलता के प्रति जागरूक करना है। एक अन्य कमजोरी ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। हर व्यक्ति स्थिति को अपनी धारणा और विश्वास के पैमाने से नापता है। कुछ लोग जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे कतई विश्वास नहीं करेंगे कि कोई भी मात्र सोचने से अमीर हो सकता है। वे संपत्ति या सफलता के बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है गरीबी, अभाव, तकलीफ, असफलता और हार के विचारों में डूबे रहना। इन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के बारे में सोचना मुझे उस प्रसिद्ध चीनी महानुभाव की याद दिलाता है जो अमेरिका में अमेरिकी ढंग से शिक्षा ग्रहण करने आया था। उसने शिकागो के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक दिन प्रेसिडेंट हार्पर की इस पूर्वी सज्जन से कुछ क्षण को मुलाकात हुई और उन्होंने इससे पूछा कि उसे अमेरिकियों की सबसे खास बात क्या लगी। मैं बताऊं, उस चीनी ने कहा, आप सबकी आंखों का एक विचित्र झुकाव। सभी की आंखों में एक सा झुकाव लगता है। अच्छा, और हम अमेरिकी चीनियों की आंखों के बारे में क्या कहते हैं? वस्तुतः जो हमारी समझ में नहीं आता उस पर हम विश्वास ही नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि हमारे सोच की सीमाएं सबसे सही सीमाएं हैं, यानी दूसरों की आंखें थोड़ी टेढ़ी है क्योंकि वे हमारी आंखें जैसी नहीं हैं।
लाखों लोग हेनरी फोर्ड के भाग्य, हुनर और जो भी कुछ कारण हो उसकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। शायद उन लाखों में से कोई एक समझ पाया हो उसकी असफलता का रहस्य जो उसे जानते हैं। वे स्पष्ट, सीधी और साधारण होने के कारण शायद शर्म से उसका उल्लेख नहीं करते। एक साधारण उदाहरण इस रहस्य को स्पष्ट कर दिया। कुछ वर्ष पूर्व फोर्ड ने तय किया था कि वह अपनी आधुनिक समय में प्रसिद्ध V8 मोटर बनाएंगे। उन्होंने उसके लिए 8 सिलेंडर वाला एक ही ढांचे में एक इंजन लगाने का विचार किया और अपने इंजीनियरों से कहा कि उस इंजन की डिज़ाइन तैयार करें। यद्यपि डिज़ाइन को कागज़ पर उतारी गई, परंतु सारे इंजीनियर एक ही मत के थे कि एक ढांचे में 8 सिलेंडरों वाला इंजन फिर नहीं आ पाएगा। फोर्ड ने कहा, कैसे भी ऐसा करो, लेकिन इंजीनियर बोले, यह संभव है। काम शुरू करो, फोर्ड ने आदेश दिया, और काम तब तक करते रहो जब तक कि सफलता नहीं मिलती। समय की कोई सीमा नहीं है। इंजीनियर ऐसा ही करने लगे। यदि उन्हें फोर्ड की नौकरी में रहना था तो उनके लिए कोई और काम नहीं था। 6 महीने बीत गए, तब भी कुछ नहीं हो पाया। इंजीनियरों ने यह संभव प्रयत्न करके देख लिया, पर कुछ भी नहीं हो पाया। योजना असंभव ही रही। साल के अंत में फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला जिसके जरिए कि मालिक का आदेश पूरा कर सकें। काम करते रहो, फोर्ड ने घोषणा की। यदि मुझे यह डिज़ाइन चाहिए तो मैं ऐसा इंजन प्राप्त करके ही रहूँगा। इंजीनियरों ने काम चालू रखा और एक दिन मानो एक जादुई करिश्मा हुआ और वह रहस्यमय डिज़ाइन तैयार हो गई। यानी फोर्ड की दृढ़ प्रतिज्ञता एक बार फिर उन्हें फिर विजय श्री दे गई। यद्यपि इस कथा का विवरण वर्णित नहीं किया गया है, परंतु कथा का सार और निष्कर्ष यही है। यदि आप भी अपने सोच से अमीर बनना चाहते हैं और फोर्ड की अरबों की कमाई का रहस्य जानते हैं तो ऐसा ही करें। आपको ज़्यादा दूर की कौड़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेनरी फोर्ड सफल रहा क्योंकि वह जानता था कि सफलता का सूत्र क्या है और इसे कैसे लागू करें। फोर्ड की इस विजय गाथा को पढ़ते हुए आप उन पंक्तियों को चुन लें जिसमें उसकी सफलता का रहस्य निहित है। यदि आप ऐसा कर सकें और हेनरी फोर्ड को अमीर बनने वाले सिद्धांतों को रेखांकित कर पहचान सकें तो आप भी अपने मनचाहे क्षेत्र में उनके जैसी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि जब कभी हेनले ने इस महान पंक्ति को लिखा तो उसे लिखना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे विचारों को नियंत्रित करने की ताकत है। उसे हमें बताना चाहिए था कि वह आकाश तत्व जिसमें यह पूरी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं घूमती है, वास्तव में एक ऊर्जा का प्रकार है तो बहुत शीघ्रता से कंपित होती है और हमारे दिमाग में उठे विचारों के अनुसार यह स्वयं को ढाल लेती है तथा सहज रूप से प्रभावी होकर यह हमारे विचारों को उनका भौतिक रूप प्रदान कर देती है। यदि कवि ने हमें यह महान सत्य बता दिया होता तो हमारी समझ में भी आ जाता कि हम क्यों अपने भाग्य के स्वामी हैं तथा अपनी आत्मा के कप्तान हैं। उसे पूरे जोर से स्पष्ट करना चाहिए था कि यह शक्ति ध्वंसात्मक या रचनात्मक विचारों में कोई भेदभाव नहीं करती और प्रेरित करती है कि हम अपनी चाह के अनुसार धनी या दीन हो जाएं। उसे बताना चाहिए था कि हमारे दिमाग हमारे प्रभावी विचारों से चुंबकीय हो जाते हैं और हम वैसा ही सोचने लगते हैं जैसा हम चाहते हैं। उसे बताना चाहिए था कि प्रचुर मात्रा में धनार्जन करने के पूर्व हमें अपने दिमाग को धन प्राप्ति हेतु तीव्र इच्छा से पूरी तरह प्रेरित करना चाहिए और हमें धन के प्रति इतना जागरूक कर दे कि वही इच्छा हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाने पर मजबूर कर दे। लेकिन हेनले तो कवि था, कोई विचारक या दार्शनिक नहीं, इसलिए उसने इस महान सत्य को कवियता के रूप में अभिव्यक्त करके संतोष प्राप्त कर लिया और जो उसको मानने वाले हैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया कि इस सत्य की अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या कर लें।
धीरे धीरे यह सत्य हम पर खुलता गया और यह अब स्पष्ट हो गया कि इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों का रहस्य हमारे आर्थिक भाग का विधाता है। अब हम पहले सिद्धांतों की परख करने को तैयार हैं। अपना दिमाग खुला रखिए और पढ़ते समय यह याद रखें कि इन सिद्धांतों का जन्मदाता कोई एक आदमी नहीं है। उन सिद्धांतों का निचोड़ उन 500 लोगों के जीवन अनुभवों से लिया गया है जो वाकई में बड़ी मात्रा में दौलत एकत्रित करने में सफल रहे। ये लोग गरीबी में पैदा हुए, बहुत थोड़ी या नग्न शिक्षा प्राप्त की और बिल्कुल प्रभावशाली नहीं थे, परंतु ये सिद्धांत उन लोगों के लिए काम आए। आप भी अपने लाभ के लिए उन्हें कार्यान्वित करने में सक्षम हैं। आपको ऐसा करना दुरह नहीं बल्कि आसान ही प्रतीत होगा। आगे का अध्याय पढ़ने के पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें तथ्यात्मक सूचना निहित है जो आपकी आर्थिक नियति को पूरी तरह बदल सकती है। जैसा कि महती परिवर्तन उन 2 लोगों के जीवन में यह ला चुकी है जिसका वर्णन इसमें किया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उन दोनों लोगों को और मेरे बीच इस तरह के रिश्ते हैं कि उनकी बताई सूचना से मैं खिलवाड़ कर ही नहीं सकता था, चाहे मैं ऐसा चाहता तो भी। उनमें से एक मेरा 25 वर्षों से ज़्यादा समय से अभिन्न मित्र रहा तथा दूसरा तो मेरा पुत्र ही था। उन दोनों की असाधारण सफलता जिसका मूल कारण अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में निहित महती शक्ति को रूपांतरित करना है और इसलिए इस व्यक्तिगत संबंध को सबके सामने लाने का औचित्य भी बनता है। 15 वर्ष पूर्व मैंने सलेम कॉलेज, सलेम वेस्ट वर्जीनिया में एक दीक्षांत भाषण दिया था जिसमें मैंने द्वितीय अध्याय में दिए गए सिद्धांतों का प्रचुरता से हवाला दिया था। उसका प्रभाव इतना पड़ा कि एक नव स्नातक ने हवाला दिया था उसको दर्शन का हिस्सा ही बना लिया। वह युवा आदमी आज कांग्रेस का सदस्य है तथा आज के प्रशासन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस किताब के प्रशासक के पास जाने के ठीक पहले उसने मुझे अपने एक पत्र में आगे के अध्याय के दिए सिद्धांत के बारे में अपनी राय लिखकर भेजी थी। उसने यह बात इतनी स्पष्टता से कही कि मैंने उसे इस आमुख का हिस्सा बनाना ठीक समझा। उससे आपको संभावित फायदों का एक स्पष्ट हवाला मिल सकेगा। प्रिय नेपोलियन, वर्तमान कांग्रेस के सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने मुझे लोगों के मन में गहराई से पैठ बनाने का मौका दिया है और इसी संदर्भ में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जो शायद हजारों योग्य लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। क्षमा मांगते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि इस सुझाव पर काम किया गया तो शायद आपके लिए अब बरसों की मेहनत और जिम्मेदारी का कारण बने। फिर भी मैं यह सुझाव दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को उपयोगी सेवा देने के लिए कितने तत्पर रहते हैं। सन 1922 में आपके सलेम कॉलेज में दीक्षांत भाषण दिया था। तब मैं वहाँ स्नातक बनने वाले समूह में शामिल था। आपके उस भाषण ने मेरे दिमाग में एक विचार डाला जिसके कारण ही मुझे अपने देश के लोगों की सेवा करने का मौका मिला और यही विचार मेरे भविष्य को उज्जवल बनाने में भी कारगर सिद्ध होगा यदि मुझे आगे की सफलता मिलती रहती है। मेरा सुझाव यह है कि आप अपने उस दीक्षांत भाषण को एक पुस्तक का रूप प्रदान करें जिससे अमेरिका के लोगों को आपके अनुभव और महान व्यक्तियों के साथ सहयोग का लाभ मिल सके। उन लोगों के अनुभव का लाभ जिन्होंने अमेरिका को विश्व का सबसे धनी देश बनाया है। मुझे आपका भाषण ऐसे याद है मानो अभी दिया गया हो, जिसमें आपने हेनरी फोर्ड द्वारा प्रयुक्त तरीकों का हवाला दिया था। हेनरी फोर्ड की स्कूली शिक्षा नग्न थी। उनके पास न धन था न प्रभावशाली मित्रों का सहयोग, परंतु फिर भी वह इतनी बुलंदी पर पहुंचने में कामयाब रहे। आपके भाषण समाप्त करने के पूर्व ही मैंने यह तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी परेशानियां पेश आए, मैं भी जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा। अगले कुछ वर्षों में कई बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेंगे। शायद उनमें से हर एक को वैसा ही व्यवहारिक संदेश चाहिए होगा जैसा कि आपसे मुझे मिला था। यह काम आप ही कर सकते हैं क्योंकि आपने कितनों के
कितने ही लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है। उससे उन बच्चों को भी बहुत लाभ मिलेगा। यदि कोई संभावना हो कि आप इतनी महान सेवा लोगों को प्रदान कर सके, तो मेरा एक और सुझाव है कि हर किताब के साथ आपका बनाया हुआ पर्सनल एनालिसिस चार्ट भी जिससे उस किताब को खरीदने वाले को स्वयं का पूरा हाल समझ में आ सके और मेरी तरह वे भी समझ सके कि सफलता की राह में क्या क्या रोड़े की तरह उभर सकता है। इस प्रकार आपकी पुस्तक में पाठकों के सामने उनकी कमियां और गुणों का निष्पक्ष आकलन होगा और उनकी भी समझ में आ जाएगा कि सफलता एवं असफलता के बीच में क्या फ़र्क होता है। अब लाखों लोग मंदी के दौर के दोबारा जीवन में जमना चाहते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि ये सभी ईमानदार लोग आपको अपनी समस्याएं बताने और उनका आपसे समाधान प्राप्त करने का खुले दिल से स्वागत करेंगे। आपको ज्ञात ही है कि जीवन में दोबारा जमने वालों को क्या क्या परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। आज अमेरिका में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार अपने विचारों को धन संपदा में बदल सकते हैं, कैसे बिना धन के काम की शुरुआत की जा सकती है और किस प्रकार घाटा को नफ़ा में बदला जा सकता है। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वह आप ही हैं। यदि आप अपनी किताब छपवाए तो मैं चाहता हूं कि प्रकाशित होने के बाद उसका प्रथम खरीदार मैं ही हूं, जिस पर आपके हस्ताक्षर हो। मेरा विश्वास कीजिए। शुभकामनाओं सहित आपका शुभेच्छु जेनिंग्स रैंडोल्फ। धन्यवाद।